जय हिंद। मैं मनीष सेवटा आपका दक्षिणी क्लासरूम में बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम स्ट्रिंग वेव पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने उसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। और लेक्चर आपको पता चैप्टर समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, पर चीज़ ऐसी है जो हमने देखी हुई है। पर उसकी जो इक्वेशंस है वो थोड़ी सी अजीब है, टफ नहीं है, वो थोड़ी सी अजीब है, आपके लिए नई है। आपने शायद 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं देखी, पार्शियल डिफरेंशियल, शायद थोड़ा दिक्कत हो आपको। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, तो आइए हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग वेव का लेक्चर 4। तो आप ढंग से देखिएगा, जितना हो उसको सही ढंग से सीखिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो पुरानी चीज़ें पढ़ाई गई, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको क्या लिंकेज है, मतलब पहले 3 लेक्चर का, अब लेक्चर का थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, ओवरव्यू कीजिएगा, नोट सही ढंग से पढ़ते रहिए। आइए बच्चों, अपने शुरू करते हैं लेक्चर 4। बच्चों, कई बार हमसे ये पूछा था कि एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए ये इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है या नहीं। ट्रैवलिंग वर्ड समझ में आया ना, वेव मूव करनी चाहिए ना। तो पूछ रहे थे भाई साहब कि ये इक्वेशन है, अब ये बताइए ये इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की है या नहीं। तो हमें इक्वेशन देख के समझना पड़ेगा भाई साहब, ये इक्वेशन मतलब हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी इक्वेशन वेव की होती है। हमने एक तो हमने देख ली, वो साइनसोइडल वेव थी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के। बाकी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए जो सोर्स है वो SHM मोशन करे तो साइनसोइडल बनेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स की वेव बन सकती है। तो अगर मान लीजिए पूछा जाएगी भाई साहब कौन सी वेव की इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन, हम बात करें कौन कौन सी कंडीशंस, मतलब क्या कंडीशन होगी ताकि कोई भी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हो। मतलब कैसे चेक करेंगे भाई साहब कि कौन सी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है। हाउ टू चेक भी आप लिख सकते हैं, हाउ टू चेक दैट एन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव और नॉट। तो कंडीशन अगर आप देखेंगे तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो वेव है वो ax और bt इसका फंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास में कोई वेव है तो उस वेव के अंदर ये फंक्शन होना चाहिए ax प्लस माइनस bt का। मतलब ax प्लस, दोनों प्लस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस कुछ भी हो सकता है, पर वो जो इक्वेशन होनी चाहिए दैट शुड बी फंक्शन ऑफ ax एंड bt। तो हमने क्या बोला, इक्वेशन शुड बी फंक्शन ऑफ प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt। ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ये हमने थ्योरेटिकल भाषा में लिख दिया कि कोई भी इक्वेशन है उसमें ये टर्म होने चाहिए, ax और bt टर्म होने चाहिए। a की वैल्यू हो सकती है कुछ भी, b की वैल्यू हो सकती है कुछ भी। यहाँ पे कोई भी साइन यूज हो सकता है, a का प्लस यूज हो सकता है, b का माइनस, चाहे वो ax प्लस bt हो, ax माइनस bt हो, माइनस ax माइनस bt हो, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है सेट, पर वो इस इक्वेशन में ax और bt के टर्म होने चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल होने चाहिए। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। सेकंड अगर आप बात करेंगे सेकंड चीज की, that equation should be finite for any value of x and t। बस जो इक्वेशन आपके पास में वेव की इक्वेशन है उसमें कुछ y बराबर लिखा होगा ना, y इज इक्वल टू, तो उसमें क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ y लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ y, जो y हमारे लिखे ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx लिखा, या फिर y जो भी लिखेंगे, तो y की वैल्यू हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए, वो कभी भी इनफाइनाइट आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का वेव पॉसिबल नहीं है ना। आपके पास ये y क्या दिखा रहा है, y दिखा रहा है वैसे मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो मीन पोजीशन डिस्टेंस कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती ना। इनफाइनाइट तो वेव नहीं है आपके पास, तो वो y की वैल्यू है वो हमेशा हर एक x और t पे वो क्या होना चाहिए, आपके पास फाइनाइट होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन जो कि मैथमेटिकल है थोड़ी सी, वो ये इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। डेल y डिवाइड बाय डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये क्या है, ये डेल क्या है, ये बूढ़ा डी है ना। बूढ़ा डी मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल है आपके पास में, ये ऐसे डी सीधा नहीं, ये बूढ़ा हो गया बेचारा, ऐसे रंगड़ा सा हो गया थोड़ा। तो ये आपके पार्शियल डिफरेंशियल दिखा रहा है आपको। पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आता है क्या आपको? पार्शियल डिफरेंशियल मतलब की है कि अगर आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब आप t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, सिर्फ t ही वेरिएबल है, बाकी सब टर्म क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे d2y by dd2, ये d2y by dx2, ये x की स्क्वायर में है ना आपके पास में dx2, ये समझते हैं ना पार्शियल ये डबल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है आपके पास। तो ये जो टर्म है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ, इससे ऊपर 2 भी है आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास से मैच करना चाहिए। यहाँ पे जो v है वो v क्या है, वेव वेलोसिटी। तो बच्चों कभी भी आपके पास में कोई इक्वेशन आपको दे
तो आपको ये प्रोसीजर करना है। अब ये प्रोसीजर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ना, ये वाला। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मोस्टली केस में ये भी सेटिस्फाई कर ही जाती है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत आती है। तो अगर मुझे कभी सवाल आए तो आप इन दोनों से देख के आप प्रेडिक्ट कर दीजिएगा। बहुत ही रेयर से केस में होता है कि ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं और ये सेटिस्फाई ना करे, बिकॉज वो करने में थोड़ी दिक्कत है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 बार इसके लिए डिफरेंशिएट करो, 2 बार इसके लिए करो, 4 बार डिफरेंशिएट, थोड़ा लेंथी हो जाता है ना। तो आप इन दोनों से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत ही कम केस ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए पर ये ना सेटिस्फाई करे। तो अगर आपके पास सवाल आए तो आप इन दोनों जज करके आप बता दीजिएगा। क्या क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं भाई साहब कोई भी इक्वेशन, वेव की इक्वेशन होगी वो कैसे पता लगेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो किसका फंक्शन होना चाहिए, ax और bt, ये दोनों टर्म उसमें होने चाहिए और ax प्लस माइनस bt होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ax का स्क्वायर है bt का स्क्वायर, नहीं, ax और bt का टर्म होना चाहिए, चाहे इस होल का स्क्वायर हो सकता है। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो y की वैल्यू जो है वो हर एक वैल्यू x की, चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, चाहे वो इन्फिनिटी क्यों ना रखो, x और t की आप कुछ भी वैल्यू रखो, y हमेशा क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो वो इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है आपके पास, वेव की इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये वाली, ये सबसे स्टैंडर्ड टर्म है। बट अगर आपसे पूछे कि भाई साहब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बता दीजिए जिससे हम चेक कर सकें कि कोई इक्वेशन वेव की है या नहीं, तो ये है पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to time will be equal to velocity का square multiply double differentiation of y with respect to x। क्लियर? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो हम बोल देंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ वेव। तो हमने क्या लिख दिया, इफ above three condition will be satisfied by an equation, then that equation will belongs to equation of traveling wave। क्लियर है? जब भी सवाल आएगा हम दोनों करके, मतलब हम ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। एक सीक्रेट बात हमने क्या सीखी है, एक सीक्रेट भी सीखा है ना हमने, कि हम बस ये 2 चेक कर लेंगे ना, अगर ये 2 सेटिस्फाई करेंगे तो ये तीसरा भी ऑटोमेटिक कर ही जाता है। कुछ एक आधे रेयर केस हैं, क्योंकि ये करना थोड़ा दिक्कत है 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उससे आप वेव प्रेडिक्ट कर दीजिएगा ना। तो हमने क्या क्या सीक्रेट रखा कि थर्ड वाला पार्ट कंडीशन सोल्व करना थोड़ी दिक्कत है तो ऊपर की 2 देख के आप बता दीजिएगा ना, जब भी कहीं पूछा जाएगा तो। क्योंकि आपसे जब पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो इन दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा तब भी वो वेव बन जाएगा, वो जो इन दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर जाएगा कुछ मोस्टली केसेस के अंदर। तो आप ये इन 2 से काम करिएगा तो आपकी बात बन जाएगी ना। तो सीक्रेट में हमने क्या लिखा, थर्ड वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, तो थर्ड बात थोड़ा लेंथी है, करने में दिक्कत होगा। पर अगर आप किसी को बताएंगे तो ये तीनों बताने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कर जाए ना करे, पर रियलिस्टिक केस होता है, आपसे नहीं पूछेगा ना, आप इन दोनों को यूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी सीखा है उसी को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने ये सीखा था कि कोई भी इक्वेशन को अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है या नहीं, तो 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन आपके पास ये थी कि वो ax प्लस माइनस bt का फंक्शन होना चाहिए, ax और bt की टर्म उसमें होनी चाहिए और वो लीनियर टर्म्स होनी चाहिए ना। हमने देखा था किसका फंक्शन होना चाहिए, दैट इज ax, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। फिर आज सेकंड टर्म ये देखा कि वो सेकंड चीज़ क्या थी कि वो x और t की कोई भी वैल्यू के लिए फाइनाइट होना चाहिए, कभी वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं करना चाहिए। जो y है आपके पास वो कभी इन्फिनिटी को टेंड नहीं करना चाहिए। थर्ड इक्वेशन थी दैट डबल डिफरेंशियल ऑफ दैट d2y बाई dt स्क्वायर दैट शुड बी इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए। पर मैंने वो थर्ड वाले इक्वेशन को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज उसको करने में थोड़ी दिक्कत होता है। तो आइए हम पहली 2 कंडीशंस के हिसाब से चेक करके देखते हैं कौन कौन सी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, कौन कौन सी नहीं है। तो आइए एक सवाल पहले मैं करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट सवाल पे अपने चलते हैं। ये देखिए, एक बार आप देख के थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि पहली वाली जो इक्वेशन है वो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो प्लस माइनस ax प्लस b, 3 कंडीशन है। देखो मैं कंडीशन दिखता रहा हूँ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। पहली कंडीशन तो ये है कि फंक्शन किसका होना चाहिए, प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो फाइनाइट होनी चाहिए हर एक वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या ये ax प्लस माइनस bt का फंक्शन है, हाँ है, ax bt है ना आपके पास में, ये 3x और है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन 1 की अगर आप बात करें तो सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन 2 ये थी कि x और t की आप कोई भी वैल्यू पुट करें ये इंफिनिटी नहीं होना चाहिए,
ये हो रहा है क्या इन्फिनिटी, आपको सब अलाउड, आप कुछ ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो बिल्कुल पॉसिबल आ रहा है। कब आ रहा है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो और टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, टी की वैल्यू 0, तो उस वाले केस में अगर आप देखें तो वाई इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, फाइनाइट होना चाहिए था वाई, पर वाई इन्फिनिटी को टेंड कर गया। कब, एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वाई क्या बन गया आपके पास, इन्फिनिटी, तो ये वेव की इक्वेशन, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही थी कि ax और bt का फंक्शन है, पर कंडीशन 2 में ये फैल गया, बिकॉज कंडीशन 2 में y की वैल्यू इनफाइनाइट बन गई, तो नहीं बननी चाहिए थी। सेकंड इक्वेशन कीजिए, थर्ड कीजिए, पहले आप ये दो कीजिए, पहले अपने फिर दो को डिस्कस करेंगे, फिर आप आगे चलिएगा, पहले ये दो करके बताइए मुझे। हमें हुआ, ठीक है। इसमें अगर आप देखें कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या बोल रहे हैं, ax और bt का फंक्शन होना चाहिए। देखिए ax और bt का फंक्शन है ना, ax और bt का लीनियर फंक्शन है, ऐसा ही तो है, ax bt प्लस माइनस कहीं भी कुछ भी आ सकता था, ये है। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन 2 क्या थी, आप x एंड t की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x एंड t की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो यार, साइन की जो वैल्यू होती है, साइन वो हमेशा +1 से लेके -1 के बीच में रहता है, तो जो y की वैल्यू आपके पास में आएगी वो -4 mm से लेके +4 mm आएगी। सही है, बस साइन की वैल्यू पता है ना आपको, +1 से लेके -1 के बीच में रहती है, तो अगर ये +1 से लेके -1 के बीच में रह रहा है, तो y क्या रहेगा, +4 mm से लेके -4 mm के बीच में, तो y की वैल्यू यही आ सकती है, कभी y इन्फिनिटी हो सकता नहीं है। तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वेव की इक्वेशन, ये नहीं था, ये है, सही, क्लियर है। और ये इक्वेशन हमने देखी भी है ना, साइनसोइडल इक्वेशन पढ़ी थी, वो ऐसी ही तो थी आपके पास। अब चलते थर्ड वाले में, थर्ड वाले में देखा कंडीशन 1 पूछा, कंडीशन 1 क्या है, ax और bt का फंक्शन, ये है ना सर ax bt, नहीं, ये क्या है, at स्क्वायर bx स्क्वायर, ये क्या है, at स्क्वायर bx स्क्वायर, ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए, ax प्लस bt का फंक्शन चाहिए था, मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 3t और 4x होते तब बात बन सकती थी। अब ये 3t स्क्वायर और 4x स्क्वायर है, तो ax प्लस माइनस bt का फंक्शन नहीं है ना, तो कंडीशन 1 यहाँ पे क्या हो गया, फेल होगी, यहाँ पे ये फेल होगी, तो फर्स्ट कंडीशन फेल होगी। कंडीशन 2 की जरूरत ही नहीं है, खत्म होगी। फिर भी अगर आप नोट करना चाहेंगे तो कंडीशन 2 में अगर आप देखेंगे तो वापस साइन की वैल्यू +1 से लेकर -1 के बीच में, तो कंडीशन 2 तो सेटिस्फाई कर रही है, पर कोई भी इक्वेशन, वेव की इक्वेशन तभी होगी जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इस वजह से ये भी नालायक फैल गया, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं भाई साहब फोर्थ और फिफ्थ में, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके बताइए। हाँ भी हुआ, तो अपने इसको प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने पूछा कंडीशन 1 से पूछा, भाई सब कंडीशन 1 को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंडीशन 1 क्या बोलता है, कंडीशन 1 बोलता है ax और bt का फंक्शन होना चाहिए। देखिए ax और bt का फंक्शन है, स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर है, ये एक्चुअली ऐसी है ना, ax प्लस bt का होल स्क्वायर है, तो ax और bt का फंक्शन तो है ना आपके पास, तो इस पूरे का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ax और bt फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए ax और bt फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए तो ये ax प्लस bt का होल स्क्वायर, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, आपके पास बस ax प्लस bt फंक्शन दिखना चाहिए। हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ये रहा, इस पूरे का स्क्वायर दिक्कत नहीं, पर अगर इसका इंडिविजुअल का स्क्वायर होता तब दिक्कत होता आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है, इंडिविजुअल का, पर लोग बोल सर ये खोलेंगे तो ऐसा बन जाएगा, भाई खोलने के बाद में तो ये एक्चुअली इसको कॉम्प्रेस करके ax प्लस bt लिख सकता, लिख दे, नहीं लिख सकता तो इसको, मेरी बात समझ में आ रही है, इसको तो x प्लस bt फंक्शन लिख दे, नहीं लिख सकते अपने उसको, फिर मल्टीप्लाई करें फिर वैसा फंक्शन बन जाएगा। तो अगर ऐसा फंक्शन है तो आप बोलेंगे सर इसमें कंडीशन 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन 2 की अगर मैं बात करूंगा, कंडीशन 2 ये समझ में आ रहा है, ax प्लस bt का होल स्क्वायर हो दिक्कत नहीं है, क्यूब हो तब भी दिक्कत नहीं है, 4 हो तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे कंडीशन 2, तो कंडीशन 2 में क्या बोलूंगा मैं, कंडीशन 2 बोला फाइनाइट होना चाहिए। अब ये साइन का फंक्शन है, साइन का वैल्यू हमेशा +1 से लेकर -1 के बीच में लाइक करता है, तो कंडीशन 2 भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर रही है तो ये वेव की इक्वेशन है।
अब चलते हैं भाई साहब इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। इस वाले में ax प्लस bt का फंक्शन है, हाँ है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन 2 देखिए, अब ये e की पावर में है ना, e की पावर। अब सोचिए अगर मैं इस वैल्यू को इन्फिनिटी बना दूं, इस वाली वैल्यू को इन्फिनिटी बनाया जा सकता है ना, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, जो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी, x की वैल्यू भी इन्फिनिटी। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपके पास में मतलब इनका सम इन्फिनिटी बन जाए तो ये बन जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी। तो e टू द पावर इन्फिनिटी, तो y अगर e टू द पावर इन्फिनिटी बन गया आपके पास, तो y भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी के पावर इन्फिनिटी अगर आप देखेंगे e की पावर इन्फिनिटी, तो e की वैल्यू तो 1 से बड़ी है ना, तो उसकी वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी करें तो y की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। मतलब कंडीशन 2 यहाँ पे फेल हो गया, कंडीशन 2 यहाँ पे फेल हो गया। बिकॉज अगर आप x की वैल्यू x और t दोनों वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो y भी इन्फिनिटी बन गया, जो संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। अब चलते हैं बच्चों, अब आप ये तीनों करके बताइए मुझे, इन तीनों में देख के बताइए कि ये तीनों वेव की इक्वेशन है या नहीं। हाँ भी हुआ। तो अगर आप इस वाले केस से बात करें, ये इंपॉर्टेंट केस है आपके पास, ये अच्छा है ये वाला। इसमें देखिए ax प्लस bt का फंक्शन है, हाँ है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम बात करें कंडीशन 2 की, कंडीशन 2 में चलते हैं। आप जोर मार लो, कुछ भी कर लो, y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, देखिए अगर आपके पास में इसकी वैल्यू 0 हुई, अगर ये वाली टर्म आपके पास में 0 बन गई, अगर ये टर्म 0 बन गई तो e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा 10/6। अगर आपके पास में ये 2x प्लस 3t 0 बन रहा है आपके पास में, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2x प्लस 3t, अगर मेरे पास 0 की टर्म बन जाए आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, बिकॉज e टू द पावर 0 1 होता है। क्लियर, तो उसमें भी फाइनाइट है। अब अगर मैं मान लीजिए इसको इन्फिनिटी बना दूं, मैं बोल दूं 2x प्लस 3t क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। अगर ये इन्फिनिटी बन गया तो ये पूरा टर्म भी क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो y कितना है, 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। अगर ये वाली टर्म आपके पास में इन्फिनिटी बन गई तो e टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी बन गई, बिकॉज इन्फिनिटी 5 जोड़ूंगा तो इन्फिनिटी मिलेगा। अब देखिए 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। किसी चीज को अगर आप इन्फिनिटी डिवाइड करते हैं, कोई एक आपके पास में नंबर है, फाइनाइट नंबर है, उसको अगर आप 0 से मतलब आप उसे इन्फिनिट से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 1 2 3 4 इसी नंबर है, तो अगर आप उसे इन्फिनिटी डिवाइड करें तो 0 ही बनेगा। और 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है। अगर से इसकी वैल्यू 0 बनती है तो 10/6 आता है, और अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बनती है तो रिजल्ट आता है 10/इन्फिनिटी। तो ये कितना आया, 0, और 0 एक फाइनाइट नंबर है, तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रही है। तब देखिए कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रही है। तो किसकी इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन है। हमने सिर्फ अभी तक ऐसी वेव की इक्वेशन देखी जो साइन फॉर्म में थी, ऐसी भी वेव की इक्वेशन हो सकती है। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं। समझ गई ये बात। आप देख लीजिए, आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे y कभी इन्फिनिटी नहीं होगा। y 0 हो सकता है, वो भी कब होगा, जब ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही होगी। मतलब e टू द पावर ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो y 0 को टेंड कर रहा होगा। एंड 0 इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, 0 इज नॉट ए इनफिनिट क्वांटिटी। इस बारे में चलते हैं भाई साहब। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये बन गया आपके पास 1/e टू द पावर 3 + 40, 3 + 40। 3 + 40, इसमें तो x का ही टर्म नहीं है, पहली कंडीशन ही फेल होगी। पहली कंडीशन में x और bt होना चाहिए, तो x ही नहीं है यहाँ पे, तो और अगर x नहीं है तो ये फेल हो गया। कंडीशन 1 जो आपके पास में थी वो क्या होगी, फेल होगी, बिकॉज x का टर्म ही नहीं है ना। x का टर्म तो होना चाहिए था, टर्म ही नहीं, खत्म होगी बात। अगर यहाँ पे x होता तब हम चर्चा कर सकते हैं। तो आइए एक और सवाल लिख लेते हैं, उसमें x को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं वो क्या बनता है। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर -3x + 40 का स्क्वायर। अगर ये ऐसा होता तब बताइए क्या होगा। ठीक है, पहले एक बार इस पे चल देते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसमें देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू 1/3x + 2t। ठीक है जी, अगर ये एक्सप्रेशन है तो कंडीशन 1 में क्या बोलता है, कंडीशन 1 में बोलता है कि ax + bt का फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है मुझे। तो कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन 2 बोल रहा है x और t कुछ भी वैल्यू हो, ये फाइनाइट होना चाहिए, वो तो नहीं है। कब, अगर मान लीजिए ये टर्म 0 बन गया, अगर ये एक्सप्रेशन 3x + 2t कितना बन जाए बच्चों, 0 बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इस वजह से कंडीशन 2 क्या हो गया, फेल हो गया। तो मैंने बोला x और t आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर कोई भी वैल्यू के लिए वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं करना चाहिए।
मतलब वो फाइनाइट रहना चाहिए। लास्ट प्रॉब्लम ये हमने वहां से उठाया, थोड़ा इसको करके बताइए तो कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं। हाँ भी किया जाए तो आप ऐसे लिखेंगे सर, देखिए y को थोड़ा ऐसे लिख लेते थोड़ा अच्छा लगेगा ना, 1/e⁻³ 3x + 2t का स्क्वायर। अब थोड़ा समझने में आसान रहेगा मुझे ना, क्या कर दिया मैंने 1/3x + 2t का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। अच्छा अब आप मुझे बताइए अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यार अगर हम देखें क्या होगा, ये ax प्लस पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कंडीशन 1 क्या थी? कंडीशन 1 थी कि ax और bt का फंक्शन होना चाहिए, हाँ है। कंडीशन 2 देखिए, आप जोर मान लीजिए y को इन्फिनिटी नहीं कर सकते आप। कैसे नहीं कर सकते? अगर ये 3x + 2t वाली टर्म 0 बन जाए तो ये वाली एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप बोलते 3x + 2t की टर्म इन्फिनिटी बन जाए तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 1/∞ भी कितना आएगा? 1/∞ आ जाएगा आपके पास में 0, तो वही फाइनाइट है। तो आप दो जगह चेक कर लीजिए, एक बार इस टर्म को 0 बना के, एक बार इन्फिनिटी बना के, तो मिल जाता है आपको केस ना। तो अगर मैं देखूंगा भाई साहब, अगर इस वाले केस में, अगर हम इस वाले केस में यहाँ पे देखें 3x + 2t, 3x + 2t को अगर आप 0 बना दें, कब बन सकता है? x = 0 पे t = 0 बन सकता है, या फिर x और t कुछ ऐसी वैल्यू हो ताकि t की वैल्यू कुछ 1 हो और x की वैल्यू आपके पास में -2/3 हो, तब बन जाएगा आपके पास, तो बन सकता है। अगर ये एक्सप्रेशन बनेगा तो 1/e⁻0, तो वो कितना बनेगा? 1 बनेगा, तो ये y की वैल्यू होगी, तो फाइनाइट है। सेकंड केस करके देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी बन जाए, 3x + 2t क्या बन जाए आपके पास? इन्फिनिटी बन जाए, तो क्या बनेगा? y = 1/e⁻∞, और 1/e⁻∞ क्या होगा? 1/∞, तो ये भी 0 है आपके पास, तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास में ये तो नहीं था ना, ये है एक्चुअली में 3 इक्वेशंस थी, एक और इक्वेशन भी थी, दैट इज del2y/del2t² पर वो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप 2 से करेंगे, 2 से जवाब मिल जाता है ना, नहीं फंसता है सवाल इसके अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे हम चेक करें कोई भी इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम ये सीख चुके हैं कि हमेशा वेव की इक्वेशन a sin ωt - kx + phi की फॉर्म में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वेव की इक्वेशंस और डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकती है, तो एक फॉर्म आपके सामने लिखी गई है। अब आप है ना एक चीज पहले नोट करिए, सवाल चलने से पहले एक चीज नोट कर लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए वेव की कोई भी इक्वेशन है, चाहे वो साइन फॉर्म में है चाहे साइन फॉर्म में नहीं है, जैसे ये वाला साइन फॉर्म में नहीं है, तो अगर वो हमेशा क्या लिखा होगा? ax ऐसा कुछ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होगा। ये बात आप नोट करके लिखेंगे ना, एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखेंगे। कोई भी वेव की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आपके पास में लिखी हुई है, इन एनी वेव, जो ये टर्म है, इन एनी वेव टर्म, ऐसे लिखिए, इन एनी वेव, ये जो टर्म आपके पास में है विल बी देयर, ये बात सही है, तो हमने कंडीशन 1 लिखी थी इसमें। अब इसमें क्या होगा? जो a होगा, a वहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है? k को रिप्रेजेंट करता है, याद है आपको? जो x के साथ में जो टर्म होता है वो k को रिप्रेजेंट करता है, और ये b को वह टर्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है। अब याद कीजिए साइन फॉर्म वाली वेव जो आपके पास था, वहां पे था x = a sin kx - ωt, तो x के साथ जो टर्म था वो k था, तो हर एक वेव में जो x में टर्म होगा वो k ही होगा, और t के साथ जो टर्म होगा वो हमेशा ओमेगा ही होगा, चाहे वो वेव साइनसोइडल हो चाहे नहीं हो। तो अगर आप बात करेंगे भाई कोई भी टाइप की वेव हो आपके पास में, तो इस वाले फंक्शन में जो a है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? k को, मतलब जो x में जो टर्म होगा वो k को रिप्रेजेंट करेगा, और t के साथ जो टर्म होगा वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिए पहले इस बात को। मास्टर क्या बोल रहा है कि कोई भी टाइप की वेव हो, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में होगा तो जो टर्म x के साथ में होगा वो हमेशा k होगा। x के साथ वाला टर्म को क्या बोलेंगे? k, वही जो पुराना था k वेव नंबर वही, और जो ये t है वहां पे ये t क्या होगा? सॉरी, जो t के साथ जो टर्म है दैट विल बी ओमेगा। तो k वेव नंबर है आपके पास, दिस k इज वेव नंबर, और ओमेगा को आप पहले से जानते हैं, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
समझ में आ गई बात। कोई भी वेव होगी तो इस फॉर्म में लिखी हुई होगी, तो यहां से अगर आपको कहीं भी के उठाना हो तो ये जो इसके साथ में एक्स के साथ में जो भी टर्म होगी दैट विल बी के, और टी के साथ में जो भी टर्म होगी दैट विल बी ओमेगा। और ये पुरानी ही बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। पुराना में हमने यही देखा था कि साइनसोइडल वेव अगर थी तो जो टी के साथ में था दैट वाज ओमेगा और एक्स में था वो के, और वही आपको हर एक वेव में फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? तो ये बात आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात आपने छाप ली है, अब फिर आप इस सवाल पे जाइए। सवाल में एक इक्वेशन लिखी हुई है और ये वेव की इक्वेशन आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ये हर एक जगह पे फाइनाइट है। आपसे बोला गया सबसे पहले फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 2 सेकंड, सेकंड फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, थर्ड फाइंड डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। करके बताइए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, पर इतना आप लगा सकते हैं ना। थोड़ा सा गणित तो है इसमें, पर हल्का ही है, ज़्यादा नहीं है। आप इतना सिखा दिया गया आपको कि आप इस सवाल को आराम से फोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं सवाल को प्रोसीड करता हूं। अब मुझे समझ में आया कि एक्शन जो टर्म है वो के है, तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। टी के साथ जो टर्म है वो कितना है आपके पास, दैट इज ओमेगा। टी के साथ जो टर्म होता है वो ओमेगा होता है, एक्स जो टर्म होता है दैट इज के होता है। अब सबसे पहले पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, तो डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, तो डिस्टेंस आएगा दैट इज वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। फिर मेरा टारगेट रह गया भाई साहब वेव वेलोसिटी निकालने का। अब वेव वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, के पता है, तो के किसके बराबर होता है आपके पास, ओमेगा बाई वी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो वी की वैल्यू जो आई ओमेगा बाई के, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 और के की वैल्यू कितनी है 3, इतनी मीटर पर सेकेंड आ गई। वैसे सवाल में गिवन होगा यहाँ पे कि एक्स एंड टी, एक्स इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, ये सवाल में गिवन रहता है एक्स इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। अगर एक्स सेंटीमीटर में होता तो यहाँ पे स्पीड सेंटीमीटर पर सेकेंड में आती। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो स्पीड आ गई दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 दैट विल बी 8/3 मीटर। आसान सवाल था, समझ में आ गई बात? तो बस आपको ये अभी सिखाया गया कि एक्स में हमेशा जो टर्म होगा, जो बेसिक बात थी वो सेम रहेगी, चाहे वेव किसी भी टाइप की क्यों ना हो। बेसिक बात यही थी कि जो एक्स में जो टर्म हो दैट इज के, टी के साथ जो टर्म हो दैट इज ओमेगा। और हमने क्या जो डायरेक्शन वाली बात थी वो भी सेम है। यहाँ पे बताइए ये वाली टर्म का इसका जो साइन है वो सेम है कि अपोजिट है, साइन सेम है। और जब साइन सेम होता है तो वेव कौन सी डायरेक्शन प्रोपेगेट करती है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो कौन सी डायरेक्शन प्रोपेगेट करेगी, इट इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बोले क्लियर है? सही। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे y, यहाँ पे कुछ z होता 3z + 40, तो वो नेगेटिव z में करता। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नई क्वांटिटी होती, यहाँ पे y होता, मतलब डायरेक्शन आपकी बात जैसे x लिखा हुआ है तो वेव या पॉजिटिव x में या फिर नेगेटिव x में जा रही है। y होता तो वेव या पॉजिटिव x में या फिर नेगेटिव y में। अगर यहाँ पे z होता तो y या पॉजिटिव z में या फिर नेगेटिव z में, वो चेक करना पड़ता। तो यहाँ पे x है इसलिए हम नेगेटिव x में बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे z होता 3z + 40 तो हम बोलते हैं नेगेटिव z में ट्रेवल कर रहा है। अगर होता -3z + 40, -3z + 40 तो z होता दैट विल बी पॉजिटिव z डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यानी ये इसमें गणित है, इसमें अपना कोई फिजिक्स का कोई रोल नहीं, प्योर गणित है इसमें। एक्सप्रेशन ये है 10 + 2 3x + 40 का होल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन है। अब देखिए y की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, तो अगर आपको y की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, अब आप देखिए गणित आप थोड़ा बहुत फील कर पाए तो देखिए y जो है वो 10 डिवाइड बाई ये टर्म है। y जब मैक्सिमम होगा जब ये वाली टर्म जो डिनोमिनेटर है आपके पास है वो मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है? और डिनोमिनेटर को मिनिमम होने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, 4y मैक्सिमम, जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। तो 2 + 3x + 40² ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बिकॉज एक फिक्स क्वांटिटी में जितना छोटा नंबर आप डिवाइड करेंगे फाइनल वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब 3x, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब इसमें क्या वैल्यू जोड़ू, क्योंकि सेपरेट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 3x + 40 को क्या होना पड़ेगा, 3x + 40 को मिनिमम होना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछो भाई साहब 3x + 40 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो 3x + 40 की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, 3x + 40 की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ सकती है आपके पास 0।
समझ में आ रही है? तो ये वाली वैल्यू जब 0 बनेगी तब y मैक्सिमम आएगा। तो y मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 0, तो y मैक्सिमम आपके पास आ गया 5। क्लियर? समझ में आ रही है बात? वो इसकी यूनिट्स लिखी हुई होगी, अगर यहाँ पे ऐसे mm में लिखा हुआ होता तो यहाँ पे mm आता। समझ में आ रही है बात आपको? तो वेव चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, आपने ये देख लिया कि जो एक्स में टर्म है वो के बताता है और टी के साथ में टर्म है वो ओमेगा बताता है, और डायरेक्शन आप वैसे ही चेक करेंगे जैसे आप पहले करते थे। चाहे तो ये बात अपने शब्दों में आप लिख लीजिए, छापिए। जैसा सवाल हमने पहले किया था वैसे ही सवाल आपको दिया गया ताकि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो इक्वेशन आपके सामने है और ये वेव की इक्वेशन आप चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक करते थे? एक्स प्लस बी टी का फंक्शन है और हर एक वैल्यू फाइनाइट है। कुछ कुछ वैल्यू पूछी गई आपसे, लैम्डा कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वी मतलब वेव वेलोसिटी ना, एंड वाई मैक्स की वैल्यू कितनी है। ये 4 वैल्यूज आप मुझे निकाल के बताइए इस इक्वेशन की हेल्प से। करिए आप इसको, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हमें हुआ सिंपल सी बात है, हम एक बात समझ चुके हैं, जो एक्सल में जो टर्म है वो के है, के की वैल्यू है 5 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जो टी के साथ टर्म है दैट इज ओमेगा, ये 2 है आपके पास में। इतनी बात समझ में आ गई। और ये पता है तो फिर मुझसे आप कुछ भी पूछे मैं सब बता सकता हूँ। के को क्या लिख सकता हूँ मैं? के को लिखूंगा के इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय के दैट इज 5। तो ये तो आ गया आपके पास, इसका जो जवाब आपके पास आ रहा है लैम्डा इज 2 पाई बाय 5 मीटर। अगर मैं बोल दूं x इन मीटर एंड t इन सेकंड, और ये आपके mm में लिखा हो, y की वैल्यू mm में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर x आपके पास मीटर में होगा तो k भी आपके 1 बाई मीटर होगा ना, तो समझ में आ रहा है कि x का जो जवाब आपके पास में आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगी दैट विल बी इन मीटर, तो k की वैल्यू 1 बाई मीटर होगी आपके पास, तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा दैट विल बी ऑल्सो इन मीटर। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? 1 बाई टी। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। अरे सही है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ऐसे बन गया। ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है दैट विल बी 2 डिवाइड बाय 2 पाई, तो कितना गया 1 बाय पाई हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब 1 बाय सेकंड। वेलोसिटी देखते हैं हमारे साथ, वेलोसिटी तो अगर आप देखेंगे ये ओमेगा है ये के है, तो के किसके बराबर आता है? दैट इज ओमेगा डिवाइड बाय वी। के इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय वी। तो यहाँ पे जो v का एक्सप्रेशन आया दैट इज ओमेगा डिवाइड बाय के। v कितना आ रहा है आपके पास? दैट इज ओमेगा डिवाइड बाय के। आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, के की वैल्यू कितनी 5, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास दैट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। सही है, के की वैल्यू मीटर में थी तो इस वजह से मीटर पर सेकंड आया। के अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर पर सेकंड आता। तो के कैसे पता लगेगा? एक्स से पता लगेगा। अगर एक्स अगर मीटर में है तो के भी मीटर में ही होगा, तभी तो दोनों यूनिट कटेगी ना आपके पास में टर्म। अब आगे बढ़ते हैं, y मैक्स की बात की है। y मैक्स, अगर y को मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमम करना है। इसको मिनिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आ रही है ये बात? तो अगर आप बोलेंगे फॉर y मैक्स तो 5x प्लस 2t का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है। तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो y मैक्स कितना निकल के आएगा आपके पास? y मैक्स है 20 डिवाइड बाय 4 प्लस 0, कितना आ गया? 5 आ गया। और इसकी यूनिट कितनी आएगी? mm, बिकॉज यहाँ पे y जो है वो mm में लिखा हुआ है। डन। तो सिंपल सा सवाल था, अगर आप कंसेप्ट पिक कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप इसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों। कई बार इस तरीके से सवाल देखने को मिलते हैं, ये सब देखने को मिले तो थोड़ा टफ लेवल का पेपर आपके पास में आ गया ना। तो अपने तो सब जो लेवल बना रहे हैं वो सिर्फ नीट लेवल में, नीट थोड़ा ऊपर बना रहे हैं ना, हम जेई से थोड़ा नीचे और नीट से थोड़ा ऊपर बना रहे हैं। बिकॉज अगर हम अच्छे लेवल पे रहेंगे तो नीट का सवाल हमें आसान लगेगा, अगर हम नीट के लेवल पे रहेंगे नीट का सवाल हमें टफ लगने लग जाएगा। बात समझ। तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी करें उससे आप उसके 2-3 टाइम्स, मतलब जैसे मान लीजिए 100 है, नीट 100 है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए 140-150, ताकि आपको 100 ईजी लगे। सिंपल सा एग्जांपल है, देख अगर मान लीजिए तू आज 11th क्लास में है ना, जैसे 11th क्लास पास कर लेगा तो 12th में चला जाएगा, तो 11th में थोड़ा आसान लगने लग जाएगा। ऐसा ही होता है, जैसे हम आपने 10th पढ़ के आए, जब 10th में जब 10th टफ लगता है, जैसे आपने 10th पढ़ दिया तो आपको ईजी लगने लग गया।
बिकॉज अब आप जैसे 11th में घुसे तो आप 10th से ज्यादा बेटर तैयारी करने लगे। 10th अगर 100 था तो 11th आपके पास में 400 है, तो आपको समझ में आ रहा है वो तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। तो अपने थोड़ा सा लेवल को थोड़ा ऊपर रखेंगे ना, बस सिर्फ अपने ऐसा नहीं भी नीट लेवल के सवाल करेंगे, अपने उससे ऊपर लेवल का सवाल करेंगे, ताकि अगर हम उनमें अच्छे हो जाएंगे तो नीट का सवाल आपको देखते आसान रहेगा, तो फिर आप छोटे से टाइम इंटरवल में ज्यादा नंबर ऑफ सवाल कर पाएंगे और अच्छा आप नीट में स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि इफ डिस्टर्बेंस एट ओरिजिन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0 t आपको गिवन है, तो आपसे पूछा गया वेव इज मूविंग स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। अच्छा सवाल है, अगर आपको वो बहुत गहरा समझ में आया है चैप्टर, मतलब अगर आप दिमाग लगा सकते हैं गणित में, ऐसे आप डरते नहीं है, तो शायद आप इस चीज को अभी कर भी दे, मतलब मेरे बिना बताए भी। थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हम ये फर्स्ट टाइम ऐसा सवाल कर रहे हैं, मैं मतलब थ्योरी आपको सवाल के थ्रू दे रहा हूं। तो ऐसा मान लीजिए आप बस ये क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड t, हाँ मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पे जो y की इक्वेशन है वो गिवन है, तो अगर आपने x को फिक्स कर दिया तो अब सिर्फ किसकी में आएगा, t वेरिएबल बचेगा भाई। अगर आप पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, x को कांस्टेंट बना देते हैं, तो x तो हट गया इक्वेशन से, अब सिर्फ t बच गया, तो SHM है। तो आप मतलब अगर SHM वाला पास होता, अब की बात तो SHM नहीं, अब क्या तो कोई और इक्वेशन है, अब क्या जो सोर्स है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे सोर्स होता है, तो सोर्स इस तरीके से कुछ ऑसिलेट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि वेव की इक्वेशन क्या होगी, ये आपको सोल्व करना है। तो आप स्क्रीन पोज कर दीजिए अगर आप थोड़ा ट्रायल देना चाहते हैं, नहीं तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, मैं थोड़ा एक सवाल में कर देता हूं तो उससे थोड़ा आसान होगा। अगर आपको लग रहा है एफर्ट डालना है तो आप स्क्रीन पोज कर लीजिए ना। मुझे बोला गया कि y वेव की इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू एक्स टी लिखना चाहते हैं वो, ऐसे ये y जब x और t में आ जाएगा तब वो वेव की इक्वेशन बन जाएगी, अभी सिर्फ y t में है, इस वजह से वो वेव की इक्वेशन नहीं है। तो यार मैंने बोला कि यार देखिए क्या क्या बदलेगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे सिर्फ t नहीं होना चाहिए एक्चुअली, अगर वेव होगा तो आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय t की बजाय कुछ ऐसा आएगा आपके पास में kx प्लस माइनस ओमेगा टी और स्क्वायर, ऐसा ही होगा आपके पास। बिकॉज अगर आपने x इज इक्वल 0 पुट किया होगा तो ये टर्म खत्म होगी, इसमें सिर्फ t दिखाई दे रहा है आपको, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो ये टर्म मर जाती थी, टर्म नहीं दिखाई दे रही, अब सिर्फ आपको ये टर्म दिखाई दे रही है वहां पे। तो एक्चुअल में एक्सप्रेशन अगर पूरा ऐसे लिखा जाएगा तो अपनी बात बन जाएगी, क्लियर। और आपको पता है कि एट x इज इक्वल टू 0, अगर आप देखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है 5 डिवाइड बाय, आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या बनेगा, ये ओमेगा t का स्क्वायर प्लस 2। अरे सही है, पर एक्चुअल में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो ये वाली लिखी हुई है 5t स्क्वायर प्लस 2। तो यहां से एक चीज तो आपको चमक गया कि ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है वो 1 है। समझ में, हम कंपेयर खेल रहे हैं, कुछ नहीं। मैंने बेसिक इक्वेशन लिखी, बेसिक इक्वेशन में मुझे बोला गया x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो वो इक्वेशन आती है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ऐसा बना, पर वो इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू कितनी है वो 1 है। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, अब k की वैल्यू कैसे निकालूं, k की वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा बाय v, k इज ओमेगा बाय v, ओमेगा की वैल्यू पता है 1, v की वैल्यू सवाल में गिवन है, v की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पुट कर देता हूं 2, तो कितना आ गया आपका 0.5 मीटर पर, सॉरी 0.5 मीटर इनवर्स, 0.5 मीटर इनवर्स। अरे सही है, ओमेगा की वैल्यू यहां से कंपेयर करके मिल गई, v की वैल्यू सवाल में गिवन है तो ये आपके पास आ गया। अब पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, y जो आपके पास है वेव की इक्वेशन आएगी, ये सेम का सेम, ठीक है। यहां पे k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 0.5, तो 0.5x लिखा। अब ये साइन में दिक्कत हो रहा है भाई साहब, क्या लूं, प्लस लूं माइनस लूं, क्या लूं वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, प्लस माइनस में से क्या लूं वो दिक्कत हो रहा है भाई, यहां पे प्लस आएगा माइनस आएगा, तो अब वो किससे जज करेंगे, देखिए वेव की डायरेक्शन जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, अगर दोनों साइन अपोजिट होंगे तो अगर ये 0.5x है तो यहां पे कितना आएगा माइनस, दिस विल बी, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, दैट इज t का स्क्वायर और प्लस 2। और इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है सर यहां पे माइनस लिखूंगा यहां पे माइनस लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्क्वायर है, आप कुछ भी करेंगे दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गई, आपका जवाब हो गया। देखिए हमने क्या किया था, हमने बेसिक इक्वेशन लिखी, फिर हमने बोला x इज इक्वल टू 0 से पुट कर लो, पुट करके देखा तो वहां से ओमेगा की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू नहीं मिल गई, वो पुट कर दिया, जवाब मिल गया। आसान था।
कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? ठीक है, छाप लीजिए। वैसे एक सवाल है जो हमने पहले किया था, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, एक बार सवाल पढ़ दीजिए ना। x इज इक्वल टू 0 पे जो इक्वेशन है वो आपको दिखा रखी है। आपसे बोला गया अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो आप बताइए कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा। या वो खुद से ट्राई कीजिए ना, इसको ढंग से ट्राई कीजिए ना बच्चों, फिर अपने इसको सोल्व करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार। किया जाए इसको। मैंने बोला जो जनरल इक्वेशन होगी पहले मैंने उस फॉर्मेट में लिख लिया, y को लिखा, ये सेम का सेम रहेगा, ये साइन सेम रहेगा, ये जो इसके साथ में टर्म है वो तो ओमेगा वाली टर्म है, तो ओमेगा टी प्लस माइनस आपके पास में के एक्स आ जाएगा, बिकॉज ओमेगा तो पॉजिटिव है ना आपके पास में, यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव आनी है, के में से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, प्लस पाई बाई 4 ऐसी इक्वेशन है आपके पास। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ओमेगा वो पॉजिटिव लिखा हुआ है आपके पास में, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो माइनस नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, बस जो x5 टर्म आना है उसमें कुछ भी आ सकता है, वो मुझे नहीं पता। अब ओमेगा की वैल्यू अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, दिस इज y, कब y एक जनरल x एंड t के ऊपर, अगर आप यहाँ पे पूछेंगे y एट x इज इक्वल टू 0 पे t का फंक्शन बनेगा, तो उस वाले इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, और आपके पास जो एक्चुअल में लिखा हुआ है वो ये है, दैट इज 3 साइन 40 प्लस पाई बाई 4, मेरी जो जनरल इक्वेशन में जो आ रहा है, और यहाँ पे वो मैंने देख लिया। अब देखिए यहाँ से मुझे चमक रहा है भाई साहब, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये चाहे आप मत भी कीजिए, यहीं से डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर दीजिए, पर मैं बेसिक से कर रहा हूँ, बिल्कुल हर एक मतलब बिल्कुल सिंपल मेथड जा रहा हूँ, इस वजह से मैं वापस में लिखा। नहीं तो आप यहाँ से पिक कर सकते सर, ओमेगा की वैल्यू 4 है तो ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमने कर दिया, ओमेगा की वैल्यू तो आ गई 4। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो के क्या होता है आपके पास में ओमेगा बाई वी। अच्छा वी की वैल्यू सवाल में गिवन है, वी कितना है, वी है 3 मीटर पर सेकंड, तो आपने लिख दिया वी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस 4 डिवाइड बाय 3, ये आ गया के, और इसकी यूनिट है मीटर इनवर्स, बिकॉज वेलोसिटी आपको मीटर में गिवन है। इतना सही है एक्सप्रेशन, ये तो के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू तो आगे अब दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ पुट कर देते हैं y जो xt का फंक्शन आपके पास में आ रहा है 3 साइन ओमेगा की जगह हमने कितना 4 पुट कर दिया 4t। अब देखिए यार यहाँ पे क्या पुट किया जाए, प्लस के एक्स पुट किया जाए या माइनस के एक्स, के की वैल्यू तो मुझे पता है 4/3, पर क्या पुट करूं, प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, तो वो किससे पता लगेगा, वो डायरेक्शन से पता लगेगा। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कब ट्रेवल करता है, जब ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम होता है, तो ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे के का भी साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात लिखते वक्त भी हमें बहुत गौर करना पड़ा, यहाँ प्लस लगाना है कि माइनस, तो वो हमने डायरेक्शन से देखा, डायरेक्शन बोले नेगेटिव एक्स में, और नेगेटिव एक्स में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ओमेगा टी का टर्म का जो साइन है वही के एक्स की टर्म का साइन होना चाहिए। तो ओमेगा टी वाले का साइन है पॉजिटिव, तो के एक्स वाले का भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा दैट इज 4/3x, और आगे वैल्यू सेम की सेम प्लस पाई बाई 4। तो ये आपके पास है y की इक्वेशन बन गई, क्लियर। तो यही हमें रिक्वायरमेंट थी, तो आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस जहां पे आपको t दिखाई दे आप उसको ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख लो। अगर मान लीजिए इसका ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ होता है, इसका ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको ओमेगा टी प्लस के एक्स का स्क्वायर कर देता है, समझ में आ रही है ये बात। अगर मान लीजिए 4t स्क्वायर लिखा हुआ होता है, इसको 2t का स्क्वायर कर देता। अरे समझ में आ रही है ना बात। अगर ये फंक्शन ऐसा होता, मान लीजिए 3 साइन 4t का स्क्वायर प्लस पाई बाई 4, तो इसको मैं क्या लिखता, इसका 3 साइन, ये हो गया ओमेगा टी का स्क्वायर, ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस पाई बाई 4, ठीक है। और पूरा फंक्शन क्या बनता, 3 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स का स्क्वायर, डन। नहीं तो आप यहां बेसिक इक्वेशन लिख लेते, कंपेयर करें, तब भी बात बन जाती, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा, ठीक है। छाप फिर आगे, ये तो कुछ और लिखा हुआ है ना, ये तो मैं वैसे कुछ और बदल रहा था, मैंने कहा फंक्शन को बदल बदल के देखें तब क्या आएगा। एक और सवाल बच्चों आपके सामने है, आप थोड़ा करिए सवाल को, आप खुद पढ़ लीजिए सवाल को, और आप इसको अटेम्प्ट करके बताइए क्या आंसर आएगा। वैसे ही सवाल जैसे पहले किया था, डिफरेंस नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे वाई का जनरल एक्सप्रेशन लिखा है 10 डिवाइड बाय ये होना चाहिए के एक्स प्लस माइनस आपके पास में ओमेगा टी का स्क्वायर और +2 ऐसा कुछ आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो k की वैल्यू है आपके पास में वो 1 है। k की वैल्यू कितनी है 1, वो दिखाई दे रहा है बिकॉज अगर आप t = 0 पुट करें तो kx² बने, तो k की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k किसके बराबर होता है ω/v, तो k की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू सवाल में निकालनी है और v की वैल्यू 2 है, गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो ओमेगा आ रहा है आपके पास वो 2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो y = 10 डिवाइड बाय k की जगह पुट कर दिया 1 और ओमेगा की जगह पुट कर दिया 2t। अब साइन थोड़ा चक्कर पड़ गया, साइन देखते हैं। वेव कौन डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x में जा रहा है कि नेगेटिव x में, पॉजिटिव x में जा रहा है। पॉजिटिव x में जा रहा है इसका मतलब क्या, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, तो एक को माइनस कर दो और दूसरे को प्लस पड़ा रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इसको माइनस करो चाहे इसको प्लस कर दो, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर में दिक्कत नहीं होता ना आपके पास में। अगर आप बोले कि x - 2t का स्क्वायर वो भी वही वैल्यू आएगा, और वही वैल्यू अगर आप बोले -x + 2t का स्क्वायर वही वैल्यू आएगा, क्योंकि आप माइनस बाहर निकाल लीजिए तो ये ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है, ये दोनों टर्म सेम है अगर आपके पास में ऊपर स्क्वायर है तो, क्योंकि अगर आप इसे -1 बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा आपके पास। और सही है ये बात, क्योंकि यहाँ पे चाहे -3 का स्क्वायर आए चाहे -4 का स्क्वायर, -3 का आए चाहे +3 का स्क्वायर है, एक ही बात है। तो माइनस में दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ पे माइनस लगाइए यहाँ पे लगाइए, और प्लस क्या बन गया आपके पास में 2 बन गया, तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। क्लियर थी, हमने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और स्पीड की हमें जरूरत पड़ रही है बिकॉज हमें k और ओमेगा चाहिए। तो k की सब मीटर में है तो k की वैल्यू तो है मीटर इनवर्स, और ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है, छाप लीजिए।